नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था सदिश के कुछ बेसिक्स का। इसी कड़ी में हम आगे कुछ टॉपिक और पढ़ेंगे। उसमें पहला टॉपिक है हमारा दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन को हम समझ लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसे साथ साथ नोट करते चलिएगा। ये हमने त्रिविम बनाया। ये हो गया एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ये हो गया मूल बिंदु O। इस त्रिविम में हमने कल्पना की ये दूरी हो गई स्मॉल x, ये दूरी स्मॉल y और ये दूरी हो गई स्मॉल z। हमने कोई बिंदु P माना। इसके निर्देशांक क्या होंगे? स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। O को P से हमने मिला दिया। अब हमने माना कि OP x अक्ष के साथ में अल्फ़ा कोण बनाता है, y अक्ष के साथ बीटा कोण बनाता है, z अक्ष के साथ में गामा कोण बनाता है। हम पढ़ के आ रहे हैं दिक् कोसाइन। ये जो अल्फ़ा बीटा गामा है ये कहलाते हैं निर्देशित कोण। अब दिक् कोसाइन क्या होता है? जो अल्फ़ा बीटा गामा के कोसाइन्स हैं वही हो जाते हैं दिक् कोसाइन। यानी अल्फ़ा के आगे कॉस लगाया, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये कहलाते हैं दिक् कोसाइन। जो कॉस अल्फ़ा होता है उसे L के बराबर लिखते हैं हम। कॉस बीटा को हम लिखते हैं M के बराबर और कॉस गामा को हम लिखते हैं N के बराबर। अब इसकी सहायता से हम कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। हमने माना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु मान लिया हमने बिंदु A, तो जो OP है वो OA के लंबवत होगा। तो हमने OP को OA के लंबवत बना दिया। ये होगा कैसे, इसे हम समझ लेते हैं। देखिए ये कोई चौक का डब्बा लिया हमने। इस अक्ष को हमने मान लिया, इस बिंदु को हमने मान लिया O। यहाँ से हमने माना कि O से P वाली रेखा है और नीचे की तरफ हमने मान लिया x अक्ष। इस x अक्ष पर क्या है? बिंदु A। तो ये OA और ये OP तो हुए एक दूसरे के लंबवत। तो इसी वजह से हमने इनको एक दूसरे के लंबवत बनाया है, OP को OA के लंबवत बनाया है। अब हम कॉस अल्फ़ा लिखते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? आधार बटा लंब। आधार क्या है हमारे पास? OA। लंब क्या है? OP। OA क्या है? x अक्ष पर दूरी, और x अक्ष पर दूरी हम कितनी मान के चल रहे हैं? स्मॉल x। OP देखिए हमने स्थिति सदिश का परिमाण पढ़ा। मॉड OP वेक्टर बराबर कितना था? √x² + y² + z²। मोड OP वेक्टर को हम OP के बराबर भी लिख सकते हैं। तो OP की वैल्यू कितनी हो गई? √x² + y² + z²। इसे हम लिख सकते हैं x/mod r वेक्टर के बराबर। ये जो है इसे हमने किसके बराबर लिख दिया? मॉड r वेक्टर के। और कॉस अल्फ़ा है किसके बराबर? L के बराबर। इसी प्रकार हम कॉस बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। कितनी हो जाएगी? स्मॉल y/में √x² + y² + z²। किसके बराबर हो जाएगा ये? y/mod r वेक्टर। ये किसके बराबर हो जाएगा? M के बराबर हो जाएगा।
कॉस गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल जेड अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, जेड अपॉन मॉड आर वेक्टर बराबर में एन। तो यहाँ से हमने कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू निकाल ली, जो कि हैं क्या, दिक कोसाइन, और इन्हें हम एल एम एन के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। दिक कोसाइन के पश्चात हम पढ़ेंगे दिक अनुपात। पहले जो दिक कोसाइन का स्टेटमेंट लिखा है मैंने उसे देख लेते हैं, जो समझाया है वही लिखा है। ये देखिए, अल्फ़ा बीटा गामा निर्देशित कौन, इन्हीं के कोसाइन क्या है, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या कहलाते हैं, दिक कोसाइन। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू लिखी, कॉस बीटा की लिखी और कॉस गामा की लिखी। कॉस अल्फ़ा एल के बराबर है, कॉस बीटा एम के बराबर है और कॉस गामा एन के बराबर है। आगे देखिए दिक अनुपात। दिक अनुपात है क्या, एक रेखा के दिक कोसाइन में समानुपाती संख्याओं को दिक अनुपात कहते हैं। दिक कोसाइन में समानुपाती संख्याएं होनी चाहिए। दिक कोसाइन है क्या, एल एम एन है। तो हमने कोई 3 कांस्टेंट मान लिए, ए अपॉन में दिक कोसाइन एल लिखा, बी अपॉन एम लिखा और सी अपॉन एन लिखा। इसे किसी अचर राशि के बराबर हमने लिख दिया। इस कथन को हम सत्य सिद्ध करेंगे कि ये सत्य है कैसे। देखिए, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो कितनी निकलेगी, एल आर, मॉड आर वेक्टर को हम आर के बराबर लिख सकते हैं, y बराबर एम आर, z बराबर एन आर, एक्स वाई जेड इसको हमने मान लिया ए बी सी। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड हैं क्या, एक्स वाई जेड अक्ष पर दूरियां, तो दूरियां तो ए बी सी भी हो सकती हैं। तो ए की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एल आर बटा एल, बी की जगह एम आर बटा एम, सी की जगह एन आर बटा एन। एल से एल कट गया, एम से एम कट गया, एन से एन कट गया। तीनों राशियाँ किसके बराबर आ गई, आर के किसी अचर राशि के बराबर आ गई। तो ये कथन सत्य सिद्ध हो गया। ये किसी अचर राशि के बराबर भी है और आपस में बराबर भी हैं। तो दिक अनुपात है क्या, दिक कोसाइन के समानुपाती संख्याएं। अभी बस हमें इतना समझने की आवश्यकता है। अगले एक्सरसाइज में भी हम दिक कोसाइन और दिक अनुपात पढ़ेंगे तो वहाँ और अच्छे से समझेंगे। आगे हम पढ़ते हैं सदिशों का योग। सदिशों के योग में पहला नियम है सदिश योग का त्रिभुज नियम। ये नियम क्या कहता है कि यदि दो सदिश एक ही क्रम में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करते हैं तो इनका योग उल्टे क्रम में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होगा। कह क्या रहा है, हम इसे समझते हैं। ये कोई मान लीजिए ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। हमें इन दोनों का योग ज्ञात करने को कहा गया है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का योग हमें ज्ञात करना है। तो अभी अभी हमने पिछली कक्षा में हमने स्वतंत्र सदिश पढ़े। स्वतंत्र सदिश क्या कहता है कि परिमाण और दिशा में परिवर्तन किए बिना समांतरीय रूप से उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, बी वेक्टर को समांतरीय रूप से इसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे करते करते हम इसे इस प्रकार बना सकते हैं। दूसरे डायग्राम में देखते हैं, ये ए वेक्टर, इसकी दिशा इस तरफ, ये बी वेक्टर। हमें इन दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का योग ज्ञात करना है। तो दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर जिनकी दिशा एक ही क्रम में हो, जैसे हमने ओ ए माना, इसको ओ बी ए बी मान लिया। ओ ए की दिशा इस तरफ और ए बी की इस तरफ एक ही दिशा चल रही है। इन दोनों का योग एक तीसरी भुजा द्वारा निरूपित किया जाता है जिसका क्रम
इन दोनों की दिशा के विपरीत हो। जैसे इसका क्रम इस तरफ था तो इसका क्रम अब इस तरफ आना चाहिए था, परंतु इस तरफ ना आकर इसका क्रम इस तरफ होगा। इसे हमने मान लिया सी वेक्टर। ये सी वेक्टर किसे प्रदर्शित करेगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग को। सदिशों के योग में हम पढ़ रहे हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि यदि दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही दिशा में हो तो इन दो सदिशों का योग एक तीसरे सदिश द्वारा निरूपित किया जाता है जिसकी दिशा इन दोनों की दिशा के विपरीत हो। सी वेक्टर की दिशा ए वेक्टर और बी वेक्टर की दिशा के विपरीत है। अब देखिए ये कहा जाए कि विपरीत ही क्यों है, हम सीधा भी तो ले सकते हैं, तो हम सीधा क्यों नहीं लेते हैं ये हम समझते हैं। ये मैंने ए वेक्टर बनाया, ये वी वेक्टर बनाया, दिशा दर्शाई, सी वेक्टर को भी इन्हीं की दिशा में बनाया। यहाँ से एक चीज़ और देख लीजिए, हम क्या लिख सकते हैं? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर। वेक्टर हम लिखते कैसे हैं? सिर से पूंछ की तरफ। ये ओ ए बी। अगर हम इसे देखें तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? सदिशों का योग ज्ञात करना है हमें, तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, यही आएगा। बी ओ वेक्टर भाई इसका योग इस ये वाला सदिश और ये वाला सदिश, इन तीनों का योग। ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर हमने यहाँ पे कितना लिखा? ओ बी वेक्टर, तो यहाँ पर भी मैंने इसे ओ बी वेक्टर के बराबर लिख दिया और प्लस में क्या लिख दिया? बी ओ वेक्टर। अब हमने ऋणात्मक सदिश पढ़े। ऋणात्मक सदिश ही है ये, इनका परिमाण तो समान है परंतु उनकी दिशा विपरीत है। ये तो ओ से बी की ओर है और ये बी से ओ की ओर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ओ बी वेक्टर माइनस का ओ बी वेक्टर। बी ओ वेक्टर को किसके बराबर लिख दिया? माइनस ओ बी वेक्टर, क्योंकि ऋणात्मक सदिश है तो माइनस आएगा आगे। ये किसके बराबर हो गया? 0 के। तो क्योंकि इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है, कब? जब हम इन तीनों की दिशा एक ही ले लेते हैं, इसलिए हम कभी भी इनकी दिशा समान नहीं लेते। दो सदिश समान दिशा में होंगे और जो तीसरा सदिश होगा वो हमेशा विपरीत दिशा में होगा। इसे नोट कर लीजिएगा। सदिश योग का त्रिभुज नियम है, दोबारा बता रही हूँ, यदि दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर समान दिशा में हैं तो इन दोनों का योग एक तीसरी भुजा द्वारा निरूपित किया जाएगा जिसकी दिशा इन दोनों की दिशा के विपरीत हो। समान क्यों नहीं लेके चलते ये भी बता दिया मैंने आपको। जब हम समान लेके चल रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 0 निकल के आ रही है। सदिश योग का त्रिभुज नियम हो गया। अब हम पढ़ेंगे सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि दो सदिशों को एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो इन दो सदिशों के योगफल को समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कह क्या रहा है ये, हम ये समझते हैं। दो सदिश लिए हमने, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ओ ए बी और सी, बिंदु ओ, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। दिशा दर्शा दी इनकी, विकर्ण बना दिया, ठीक है। ये बी वेक्टर है। तो सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम कहता है कि दो संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाओं का मतलब ये कि उनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। जैसे ओ ए का प्रारंभिक बिंदु भी ओ है और ओ सी का प्रारंभिक बिंदु भी ओ है।
दो संलग्न भुजाएं जो किसी वेक्टर द्वारा दर्शाई गई हैं, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर द्वारा दर्शाई गई हैं, तो समांतर चतुर्भुज में इनका योग उस विकर्ण द्वारा दर्शाया जाएगा जिसका प्रारंभिक बिंदु भी वो ही हो जो इन दोनों सदिशों का है। जैसे ओ ए वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु ओ सी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु ओ और ओ भी का भी कितना है ओ। तो समांतर चतुर्भुज में दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर का योग उन दो भुजाओं द्वारा उस भुजा द्वारा उस विकर्ण द्वारा दर्शाया जाएगा जिसका प्रारंभिक बिंदु भी वो ही हो जो कि इन दोनों सदिशों का है। ये दो सदिश संलग्न होनी चाहिए, यानी इनका प्रारंभिक बिंदु भी एक ही होना चाहिए और जो विकर्ण है उसका प्रारंभिक बिंदु भी वो ही होना चाहिए। अब तक हमने त्रिभुज के लिए पढ़े, समांतर चतुर्भुज के लिए पढ़े, यानी 3 भुजाएं आती हैं तो पढ़ लिया, 4 भुजाएं आती हैं तो पढ़ लिया। अब मान लीजिए कि ज़्यादा भुजाएं आ जाएं तो हम उसे कैसे हल करें, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं बहुभुज नियम। 2 या 2 से अधिक भुजाओं के लिए अगर त्रिभुज नहीं आता है या समांतर चतुर्भुज नहीं आता है तो हम कौन सा नियम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बहुभुज नियम। तो उसे डायग्राम की सहायता से समझा देती हूँ मैं आपको। ये हमने मान लिया ओ ए बी सी डी बहुभुज है, बहुत सारी भुजाएं हैं इसमें। इसकी दिशा हमने इस तरफ दर्शाई और इसे हमने माना ए वेक्टर। इसकी दिशा हमने इस तरफ दर्शाई, इसे हमने माना बी वेक्टर। इसकी दिशा हमने मानी इस तरफ है, इसकी दिशा हमने मानी इस तरफ है, इसे हम दर्शा रहे हैं सी वेक्टर के द्वारा। और इसकी दिशा हमने मानी इस तरफ है, इसे हम दर्शा रहे हैं डी वेक्टर के द्वारा। तो अब हमें बची हुई यानी शेष जो सदिश हैं उनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम नीचे वाली आकृति देखते हैं। ओ ए बी त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, साथ ही ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर की दिशा तो समान है परंतु ओ बी वेक्टर की दिशा इन दोनों की दिशा के विपरीत है। दिशा विपरीत है तो हम त्रिभुज नियम लगा सकते हैं। त्रिभुज नियम के अनुसार ओ बी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का योग। अब आगे देखिए, ये भी एक त्रिभुज है, त्रिभुज है एक ओ बी सी। ओ बी वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास, बी सी वेक्टर की वैल्यू, इन दोनों की दिशा समान, तो ओ सी वेक्टर की दिशा इनके विपरीत विपरीत है, तो ओ सी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी इन दोनों का योग। हमारे पास क्या बचा खाली, ओडी वेक्टर, ओडी वेक्टर बचा। ओडी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ ये भी एक त्रिभुज है, ओसी वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास, सीडी वेक्टर की वैल्यू है, दोनों की दिशा समान, दोनों की दिशा समान है और ओडी वेक्टर की दिशा विपरीत है, तो इन दोनों का योग। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये क्या हो गया, बहुभुज नियम। तो हमने सदिशों के योग में 3 नियम पढ़े, त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम। इन नियमों की सहायता से हम सदिश योग ज्ञात कर सकते हैं। अब सदिश योग के नियम तो हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे सदिश योग के गुणधर्म। सदिश योग के गुणधर्म में देखिए, पहला गुणधर्म है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्या कहती है कि यदि 1 + 2 हो तो वो किसके बराबर होगा, 2 + 1 के। तो उसी से हमने लिख दिया, चाहे ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ दो या फिर बी वेक्टर में ए वेक्टर को जोड़ दो, दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, समान आएगी। साचार्यता क्या कहती है
कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी इन्हें किसी भी प्रकार जोड़ दें हम, इन दोनों की वैल्यू समान आएगी। अगला गुणधर्म है तत्समकता। तत्समकता के लिए हमें पहले तत्समक अवयव को समझना आवश्यक है। तत्समक अवयव योग के लिए हम पढ़ें तो तत्समक अवयव वह अवयव होता है जिसे किसी राशि में जोड़ने पर हमें वापस से वही राशि प्राप्त हो जाए। क्या होता है तत्समक अवयव? वह अवयव जिसे किसी राशि में जोड़ने पर वापस से वही अवयव प्राप्त हो जाए। हमारे पास राशि है ए वेक्टर, हमें वापस से ए वेक्टर कब प्राप्त होगा? जोड़ने पर वापस से ए वेक्टर कब प्राप्त होगा? जब हम उसमें 0 जोड़ दें। कोई भी राशि है वो वापस से कब प्राप्त होगी? कब वापस से ए वेक्टर आएगी? जब हम उसमें 0 जोड़ दें। ये ध्यान रखना कि हम यहाँ पर योग के लिए पढ़ रहे हैं, अलग अलग संक्रियाओं के लिए अलग अलग होंगे। तो योग के लिए तत्समक अवयव क्या हो गया? 0 हो गया। अगला गुणधर्म देखिए, प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव क्या होता है? वह अवयव जिसे किसी राशि में जोड़ने पर हमें तत्समक अवयव प्राप्त हो। कोई राशि क्या है? ए वेक्टर। प्राप्त क्या होना चाहिए ए वेक्टर से? तत्समक अवयव। तत्समक अवयव है क्या योग के लिए? 0। तो ए वेक्टर से 0 कब प्राप्त होगा? जब हम इसमें माइनस का ए वेक्टर जोड़ दें। तो यहाँ पर प्रतिलोम अवयव क्या हो गया? माइनस ए वेक्टर। तत्समक अवयव क्या हो गया? 0। ये हो गए सदिश योग के गुणधर्म। आगे हम पढ़ेंगे सदिशों का व्यवकलन या घटाना। सदिशों को जोड़ना तो पढ़ लिया हमने, अब सदिशों को घटाना पढ़ लेते हैं। देखिए कोई 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जैसे हमने सदिशों के योग में लिए थे। बी वेक्टर को हम समांतरीय रूप से परिवर्तित कर कहाँ ले आए थे? यहाँ पर ले आए थे। ये सी वेक्टर था जिसकी दिशा विपरीत थी। यहाँ से तो हम निकाल रहे थे सदिशों का योग। अब हमें निकालना है सदिशों का घटाव या फिर व्यवकलन। तो हम क्या करें? यदि हम एक सदिश बनाएं नीचे की तरफ, तो ये क्या होगा? इस बी वेक्टर का ऋणात्मक सदिश होगा, क्योंकि इनका परिमाण तो समान है परंतु इनकी दिशा विपरीत है। एक की दिशा इधर जा रही है तो एक की दिशा इधर जा रही है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी वेक्टर ऋणात्मक सदिश है, माइनस लग जाएगा आगे। इसकी दिशा इस तरफ है। तो जिस प्रकार हमने योग में पढ़ा था उसी प्रकार घटाव में भी हो जाएगा कि यदि 2 सदिश लग, इसमें योग वाला ही गुणधर्म रहा है। योग वाला नियम क्या कहता है कि यदि 2 सदिश समान दिशा में, ए वेक्टर की दिशा और माइनस बी वेक्टर की दिशा समान, और जो ये है इसे हम डी वेक्टर मान लें, यदि इसकी दिशा इन दोनों की दिशा के विपरीत, तो डी वेक्टर जो होगा वो इन दोनों के योग द्वारा दर्शाया जाएगा। और इन दोनों का योग क्या होगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो डी वेक्टर बराबर क्या हो गया? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सदिशों का व्यवकलन, इसमें वही नियम लग रहा है जो हमने सदिश योग में पढ़ा, बस क्योंकि ये माइनस था, ऋणात्मक सदिश था, इस वजह से बीच में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखना है तो ये हम डायग्राम को बना के और इसे लिख सकते हैं। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है एक सदिश का अदिश से गुणन। तो सबसे पहले सदिश और अदिश राशियाँ हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो अब इनके गुणन करने में भी हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। सदिश राशि और अदिश राशि, सदिश वो राशि वो जिसकी दिशा भी हो परिमाण के साथ साथ, अदिश राशि वो जिसकी कोई दिशा ना हो, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हो उसमें। तो अदिश को कभी भी हम वेक्टर लगा के नहीं लिखेंगे, सदिश को हम हमेशा वेक्टर लगा के लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर द्वारा ही उसकी दिशा दर्शाई जा रही है। हम मान लेते हैं कि लैम्डा कोई अदिश राशि है, वेक्टर नहीं लगेगा इसके ऊपर। ए वेक्टर कोई सदिश राशि है। हमें क्या करना है? इन दोनों का
गुणन करना है तो क्या आ जाएगा, लैम्डा ए वेक्टर। यही लिखा है मैंने यहाँ पर कि माना ए वेक्टर एक दिया हुआ सदिश है और लैम्डा एक अदिश है, तब सदिश ए वेक्टर का अदिश लैम्डा से गुना लैम्डा ए वेक्टर के रूप में लिखा जाता है। यदि हम लैम्डा ए वेक्टर का परिमाण निकालते हैं, यदि हम लैम्डा ए वेक्टर का परिमाण निकालते हैं तो वह ए वेक्टर के परिमाण का लैम्डा गुना होता है। लैम्डा की वैल्यू चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, जो हम परिमाण निकालेंगे तो ये वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। अब जो समझने की आवश्यकता है वो हमें यहाँ पर वो हम समझ लेते हैं। ये कोई सदिश है, हमने माना कि ये जो सदिश है इसका परिमाण 2 इकाई है। इकाई कुछ भी हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है। क्या माना हमने, इस सदिश का परिमाण 2 इकाई है। अब हमसे कह दिया जाए कि इस सदिश को 1/2 से गुणा कीजिए, तो दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दिशा में परिवर्तन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम तो सदिश का अदिश से गुना कर रहे हैं। अदिश की अपनी कोई दिशा ही नहीं है जो वो सदिश की दिशा को परिवर्तित कर देगा, परंतु परिमाण में परिवर्तन आ सकता है। कैसे आएगा, 1/2 को अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 इकाई, यानी पहले का कितना हो गया, आधा हो गया। कितना परिमाण है इसका, तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम सदिश का अदिश से गुना करते हैं तो उसकी दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु उसके परिमाण में परिवर्तन होता है। परिमाण कितना हो जाता है उसका, लैम्डा गुणा हो जाता है। अब यहाँ पर तो हमने आधा किया। अब मान लीजिए हम लैम्डा की वैल्यू ले लें, 2 ले लें, तो क्या आ जाएगा, 2 था पहले से, 2 गुना 2 कितना हो गया, 4 इकाई, यानी इसके परिमाण से डबल। कितना है इसका परिमाण, 4 इकाई। अब तक हमने सिर्फ प्लस वाली संख्याओं से गुना किया। जब हम लैम्डा की वैल्यू धनात्मक लेते हैं तो उसकी दिशा वही रहती है सदिश की जो पहले थी, परंतु अगर हम ऋणात्मक लें तो क्या होगा, इसे हम देखते हैं। मान लीजिए जो हमने 1/2 लिया था उसकी जगह हमने -1/2 लिया होता। लैम्डा एक अदिश राशि है, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। परिमाण लेंगे तब प्लस में आएगा। कितना आ गया, -1। परिमाण निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, परंतु क्योंकि माइनस आ गया तो ये कैसा हो गया, ऋणात्मक सदिश हो गया, और ऋणात्मक सदिश हो गया तो इसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी। कितना है परिमाण, तो इसका 1 इकाई ही है, परंतु क्योंकि ये ऋणात्मक सदिश था तो इसकी दिशा अब इस तरफ ना होकर इसकी दिशा इस तरफ होगी। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। जब हम धनात्मक ले रहे हैं लैम्डा तो इसकी दिशा वही रहेगी सदिश की जो पहले थी, परंतु जब हम लैम्डा की वैल्यू ऋणात्मक ले रहे हैं तो क्योंकि ये ऋणात्मक सदिश हो जाता है इसलिए इसकी दिशा पहले से परिवर्तित हो जाती है, पहले से विपरीत हो जाती है। देखिए आगे, लैम्डा ए वेक्टर का परिमाण ए वेक्टर के परिमाण का मॉड लैम्डा गुना होता है, अर्थात मॉड लैम्डा ए वेक्टर बराबर मॉड लैम्डा मॉड ए वेक्टर, जो मैंने भी आपको बताया वो ही लिखा है। देखिए ये वेक्टर है, इसकी दिशा यहाँ से इस तरफ, जब हम 1/2 ए वेक्टर ले लेते हैं तो आधी हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो हमने परिमाण भी इसका इससे कम बनाया है, आधा बनाया है, लगभग आधा बना लीजिएगा। आगे देखिए, जब हम 2a वेक्टर बनाएंगे, 2a वेक्टर बनाएंगे तो इससे दुगना, तो इससे दुगना बना देंगे। वही है जो मैंने भी आपको समझाया। अब माइनस लेते हैं, मान लीजिए हम -2a वेक्टर का बना रहे हैं तो लंबाई तो डबल ही बनेगी इससे,
परंतु दिशा इसकी क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। यही लिखा है मैंने नीचे। लैम्डा का मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक होने के अनुसार लैम्डा ए वेक्टर की दिशा ए वेक्टर के समान अथवा विपरीत होती है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं हम। यदि लैम्डा बराबर 1/mod ए वेक्टर हो तब लैम्डा ए वेक्टर बराबर क्या होगा। लैम्डा ए वेक्टर बराबर क्या है, मॉड लैम्डा मॉड ए वेक्टर। वही लिखा मैंने। मॉड लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1/mod ए वेक्टर। चाहे लैम्डा लिखें चाहे मॉड लैम्डा लिखें, एक ही बात है। तो 1/mod ए वेक्टर से ए वेक्टर कट जाएगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हो गया एक सदिश का अदिश से गुणन। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, दिक् कोसाइन पढ़ा। दिक् कोसाइन क्या होता है, LMN। जो निर्देशित कौन होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, उनके कोसाइन यानी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। फिर हमने पढ़ी दिक् अनुपात। दिक् अनुपात क्या होते हैं, दिक् कोसाइन की समानुपाती संख्याएं। फिर हमने पढ़ा सदिशों का योग। सदिशों के योग में 3 नियम पढ़े, सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, सदिश योग का बहुभुज नियम। फिर हमने पढ़े सदिश योग के गुणधर्म। उसमें हमने कौन कौन से गुणधर्म पढ़े, क्रम विनिमयता, साचार्यता, तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव। फिर हमने पढ़ा सदिशों का व्यवकलन। सदिशों का व्यवकलन उसी प्रकार होगा जैसे कि सदिशों का योग हो रहा था, वही सदिश योग का नियम लगेगा। फिर हमने पढ़ा एक सदिश का अदिश से गुणन। तो जब सदिश का अदिश से गुणन करती हैं तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु परिमाण में अवश्य रूप से परिवर्तन हो जाता है। दिशा में कब परिवर्तन होगा, जब लैम्डा की वैल्यू माइनस में हो, क्योंकि वो ऋणात्मक हो जाता है उस स्थिति में। तो आज के हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। बचे हुए टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।